दोस्तों, एक लड़की है बहुत ही बड़ी खरबपति अरबपति बोल लीजिए। उसको बच्चा तो चाहिए लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती और बच्चा भी उसको ऐसी क्वालिटी का चाहिए कि बस क्या बोले। लेकिन जब वो आईवीएफ के ज़रिए स्पर्म डोनर को ढूँढने जाती है ना, तो उसे इतने बड़े-बड़े महान लोग कोई पसंद नहीं आते, एक डिलीवरी बॉय पसंद आता है। क्यों? इंटरेस्टिंग है ना? सोचिए क्या बात होगी उसमें और क्या होगा इस कहानी में? क्या उसका बच्चा पैदा होगा या कैसा सब कुछ होगा? आइए देखते हैं इस मूवी में जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में अपनी कहानी की हीरोइन को दिखाते हैं जिसका नाम है येन। वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी औरत के साथ लिफ्ट में क्लोज होते हुए देख लेती है और ये येन दोस्तों एक बहुत ही बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की सीईओ है। उसे बहुत दिनों से अपने बॉयफ्रेंड पे शक था क्योंकि वो येन के एक स्टाफ के साथ चक्कर चला रहा था और उन दोनों ने लव नोट्स एक्सचेंज करने के लिए कंपनी के येलो कलर स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल किया था और आज वो रंगे हाथों पकड़े भी गए। येन को बड़ा गुस्सा आता है और वो स्पॉट पर दोनों को नौकरी से निकाल देती है। लेकिन अब येन को येलो कलर से बहुत ही नफरत होती है दोस्तों, क्योंकि उसे लगता है कि ये धोखेबाजी को दर्शाता है। इसीलिए वो अपने ऑफिस में अनाउंस करवा देती है कि आज से ऑफिस में येलो कलर की कोई चीज मेरे सामने नजर नहीं आनी चाहिए। और फिर क्या था, ऑफिस के लोग जल्दी जल्दी येलो कलर की सारी चीजें हटा रहे होते हैं। येन वैसे बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उसका नाम सुनते ही सारे स्टाफ कांप उठता है। तो एक आदमी ने बालों में येलो कलर का डाई लगाया होता है तो वो उसके सर पे भी ब्लैक पेंट स्प्रे करा देते हैं। यहाँ से सीधे दिखाते हैं अपने हीरो को जिसका नाम है बैन, जो कि एक डिलीवरी मैन है और बहुत मेहनती इंसान है दोस्तों। हाल ही में उसके बड़े भाई की मौत हो गई थी और भाई के बेटे के कानों में कोई प्रॉब्लम है जो सर्जरी से ठीक हो सकती है। बस उसी की खातिर बैन इतनी मेहनत से पैसे कमा रहा है। दूसरी ओर येन की कार उसे कंपनी में ड्रॉप कर देती है। इससे पहले कि वो लिफ्ट में चढ़े उसकी असिस्टेंट अंदर कुछ स्प्रे करती है और फिर येन अंदर जाती है। लगता है दोस्तों येन को कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। फिर कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग होती है जिसमें येन सभी की खबर लेती है, खासकर एक स्टाफ को बहुत ही डांट देती है। वो काम के बाद येन घर आती है तो बहुत ही उदास दिखती है। दूसरों के सामने वो भले ही बहुत ही स्ट्रिक्ट है दोस्तों और अकड़ू बनती है, लेकिन अंदर से वो काफी अकेली और दुखी है। उसका कोई परिवार नहीं है और ऊपर से उसने जिस बॉयफ्रेंड पे इतना विश्वास किया था वो भी धोखेबाज निकला। तो येन की एक बेस्ट फ्रेंड है जो फ्रांस में रहती है, नाम है सोफी। उसकी शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। तो येन वीडियो कॉल में अपना दुख उसके साथ शेयर करती है। तो सोफी भी उसको दिलासा देती है कि देखो, एक आदमी गलत हुआ तो क्या हो गया, इस दुनिया में अच्छे आदमी भी रहते हैं, तुमसे प्यार करने वाला जरूर तुम्हें मिलेगा। लेकिन अब येन की मेंटल कंडीशन ऐसी है दोस्तों कि उसे मर्दों पर भरोसा ही नहीं होता, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहती। लेकिन एक माँ बनना उसका सपना है, इसीलिए वो सोफी को बताती है कि मैं आईवीएफ के जरिए प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मेरा तो कोई नहीं है, कम से कम मेरी कोख से जन्म लेने वाली औलाद तो मेरी होगी जो मुझे प्यार करेगी। अब दोस्तों आईवीएफ के लिए एक स्पर्म डोनर चाहिए, तो येन अपनी असिस्टेंट से कहती है कि मेरे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट का इंटरव्यू अरेंज करो। येन का प्लान ये है कि वो पर्सनल असिस्टेंट के बहाने किसी ऐसे आदमी को सिलेक्ट करेगी जो स्मार्ट, इंटेलिजेंट और केयरिंग हो और ताकतवर भी। फिर येन उसका मेडिकल चेकअप करवाकर उसे स्पर्म डोनेट करने के लिए कन्विंस कर लेगी। ये इसका प्लान है। तो कई आदमी अप्लाई करके इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो जब उनसे उनका स्पेशल टैलेंट पूछा जाता है तो एक तो जोकर की तरह नाचता है, दूसरा बड़ा बेसुरा गाता है, एक तो कहता है कि मैं किसी भी लड़की को 1 मिनट के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। इस तरह एक भी येन की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाता और वो सभी को रिजेक्ट कर रही होती है। तभी बैन ऑफिस में कुछ डिलीवर करने आता है। वो वांटेड पोस्टर देखकर दंग रह जाता है क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट के लिए 12,000 युआन प्रतिदिन की सैलरी लिखी होती है, मतलब महीने के 36,000 युआन। सोचता है वो कि अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं तो अगले ही महीने अपने भतीजे की सर्जरी करवा लूं। तो वो भी आ जाता है इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। इसी बीच दोस्तों वो स्टाफ जिसे ये ने मीटिंग में डांटा था उसे ये ने नौकरी से भी निकाल दिया था और वो गुस्से में अपनी चीजें लेकर निकल रही होती है। रास्ते में क्या होता है कि वो एक आदमी से टकरा जाती है और मन ही मन येन को खरी खोटी सुनाते हुए गिरी भी अपनी चीजें उठा रही होती है। तब येन उसी रास्ते में आ जाती है तो देखकर उस स्टाफ को और गुस्सा आ जाता है और बाय चांस उसके हाथ एक चाकू लगता है और वो गुस्से में येन पे हमला करने जाती है। लेकिन बैन ये चीजें देख लेता है और एक पार्सल उस पर मारकर येन को बचा लेता है, पर फिर भी वो नहीं छोड़ती। तो बैन काफी हीरोइज्म दिखाकर येन को यहाँ वहां घुमाकर हमले से उसे बचा लेता है। और फिर क्या था, येन हो जाती इंप्रेस। उस स्टाफ का चाकू भी दीवार पर लगकर टूट जाता है। तब येन की असिस्टेंट उससे पूछती है कि तुमने ऐसा किया क्यों रे। वो बताती है मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है और मैं अकेली अपनी बेटी की परवरिश कर रही हूँ। अब मेरी नौकरी भी चली गई है, मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी। ऊपर से नौकरी ना होने की वजह से सरकार मेरी बेटी को मुझसे अलग कर देगी। बस गुस्सा और बेबसी के मारे मैंने ऐसा कर दिया। अब येन को उसकी हरकत पे गुस्सा तो आया, लेकिन वो उसकी सिचुएशन भी समझ सकती है दोस्तों। कहती है कि तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ तो नौकरी पे नहीं रख रही, लेकिन तुम्हें 3 महीने की तनख्वाह देने को मैं तैयार हूँ। तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लेना तब तक। अगर कोई नौकरी ना मिले इन 3 महीनों में तो मुझसे मिलना, मैं तुम्हारे लिए कोई इंतजाम कर दूंगी। इस तरह येन अपना बढ़प्पन भी दिखाती है और वो स्टाफ भी माफी मांग कर चली जाती है दोस्तों। फिर येन बैन से पूछती तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। फिर बैन अपने बारे में बताता है। अब येन तो ऑलरेडी उससे इंप्रेस हो चुकी है, उसे तुरंत नौकरी पे रख लेती क्योंकि उसे लगता है कि इसी के जरिए मुझे एक
साहसी औलाद मिल सकती है। बैन से कई तरह के सवाल पूछती है कि तुम स्मोक ड्रिंक वगैरह करते हो क्या, किस तरह का खाना खाते हो, जिम जाते हो या नहीं। तो सारे सवालों का बैन बड़ा बिंदास जवाब देता है, ऊपर से भारी वेट उठाकर दिखाता है कि ये देख लो, मुझे जिम जाने की जरूरत ही क्या है। फिर वो असिस्टेंट बैन को सिखाती है कि तुम्हें ऐसा ड्रेस पहनना होगा, इस तरह बिहेव करना होगा, वगैरह वगैरह। सारी बातें तय हो जाती हैं और अब बैन को कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने को कहा जाता है। वो एकदम झट से साइन करने वाला होता है तो असिस्टेंट कहती है, अरे अरे पढ़कर साइन करो भाई। तो बैन कहता है, अरे इतने पन्ने पढ़ने की क्या जरूरत है मैडम जी, मुझे तो बस नौकरी से मतलब है, कहकर वो मस्त अपना साइन कर देता है। और फिर अगले दिन से भाई की नौकरी शुरू दोस्तों। वो येन को पिकअप करने जाता है लेकिन 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। ऊपर से गार्डन की एक लाइट पे गाड़ी ठोक कर उसने तोड़ फोड़ कर दी थी। फिर येन के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो लॉक होता है। अब बैन बड़ा नर्वस होकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोलता है। वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। कभी कभी होता है ना, दिमाग काम नहीं करता। तो जैसे तैसे येन अंदर बैठ जाती है और वो कार स्टार्ट करता है। तो येन कहती, ठीक है आज पहला दिन है इसलिए तुम्हें माफ किया, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें टाइम पे आना जरूरी है, समझे? आइंदा लेट आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑफिस लिफ्ट में बैन वही मेडिसिन स्प्रे करता है जो येन की असिस्टेंट करती थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही स्प्रे कर देता है जिसकी वजह से दोनों लिफ्ट में छींकते छींकते रह जाते हैं। येन तो चिल्ला देती है कि मेरी जान लेकर रहोगे क्या बे। फिर वो जल्दी जल्दी ऑफिस फ्लोर पे उतर कर भाग जाती है। फिर दोनों ऑफिस में होते हैं तो येन उसको देखकर कुछ सोचती है और फिर एक छोटा सा चाकू लेकर बैन के पास आती है। बैन घबरा जाता है, ये क्या करने वाली है, लेकिन येन उसके शर्ट से लटका हुआ एक छोटा सा धागा काटने आई थी और कहती है, मुझे क्या है ना, सब कुछ परफेक्ट चाहिए, जरा सा भी कहीं कुछ अजीब सा दिखता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बहन को लगता है यार बड़ी अजीब औरत है ये तो, उतनी दूर से चाकू लेकर बस इतना सा धागा काटने के लिए, बताओ। और आज वैसे दोस्तों येन का बर्थडे है तो कई अमीर लोग बर्थडे पार्टी में आए होते हैं। वो बहन को केक लाने के लिए कहती है तो बहन भी कैंडल वगैरह जलाकर केक लेके आता है, लेकिन नीचे पड़े कपड़े से वो फिसल जाता है। ओह, पूरे केक में लग जाती है आग। सारे मेहमान डर के मारे यहाँ से वहां भाग जाते हैं। बहन की वजह से मतलब पूरा माहौल बिगड़ जाता है दोस्तों, दंगे का माहौल बन जाता है। तो अगले दिन होता है एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ येन की मीटिंग। बहन उसको लेकर जा ही रहा होता है लेकिन ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। तो येन कहती है कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ। वो कहता है कि हाँ मैडम, मैं डिलीवरी मैन रह चुका हूँ, मुझे तो इस शहर का हर रास्ता चप्पा चप्पा मालूम है। कहकर वो किसी दूसरे रास्ते से येन को लेके जाता है, लेकिन वहां भी जाम। अब येन उसे कोसती है, अगर वो क्लाइंट हाथ से निकल गया ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, देखो कैसे भी करके जो करना है जल्दी करो। तो बैन टेंशन में किसी को कॉल करता है और उसका एक फ्रेंड एक क्लासिक बाइक लेकर आ जाता है। बैन चिल्लाता है कि जल्दी नीचे उतरो मैडम। येन भी घबरा कर उतर जाती कि पता नहीं क्या करने वाला है ये। फिर पता चलता है कि बैन उसको बाइक में लेके जाने वाला है। येन भी बैठ जाती क्योंकि मीटिंग बहुत जरूरी थी। और फिर तो बैन ऐसे तेज चलाता है कि ये नीचे गिरते गिरते रह जाती है, लेकिन वो वक्त पे येन को क्लाइंट के पास पहुंचा देता है। ऊपर से वो क्लाइंट क्लासिक बाइक का फैन मालूम होता है दोस्तों, और वो येन को इसमें आते देखकर बड़ा इंप्रेस हो जाता है। कहता है कि आप चाहती तो ऑडी कार या बेंज में आ सकती थी, लेकिन आपने इस क्लासिक बाइक में आने की सोची, रियली यू आर ग्रेट। कहकर वो डील भी साइन कर देता है। और येन की खुशी का ठिकाना नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी वो बैन को देखकर जरा घूरते हुए स्माइल करती है, ठीक ठाक मतलब। और बैन भी स्माइल करता है। फिर वो असिस्टेंट बैन को अकेले में ले जाकर कहती है, तुम्हारा स्पर्म टेस्ट करना है? स्पर्म टेस्ट? अरे नौकरी के लिए ये भी टेस्ट करना होता है क्या? तो असिस्टेंट कहती है, हाँ हम सब कुछ टेस्ट करते हैं, जल्दी निकाल कर दो। कहकर वो बैन के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो प्ले कर जाती है। पर बैन की बदकिस्मती तो देखो दोस्तों, वीडियो बीच में रुक जाता है। बेचारा जैसे तैसे पूरा परफॉर्मेंस करके सब कुछ दे देता है और बाहर आकर पूछता है, वैसे ये स्पर्म का लेना देना मुझे समझ नहीं आ रहा, दुनिया में सिर्फ यही कंपनी है जो एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप में स्पर्म टेस्ट करवा रही है, बताओ। अरे सच सच बताओ, करना क्या चाहते हो? तो येन अब उसको सब कुछ सच बता देती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बच्चा करना चाहती हूँ, मुझे बस एक स्पर्म डोनर की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया। बैन भड़क जाता है कि अच्छा, मुझसे झूठ बोलकर आपने मेरा इस्तेमाल किया है, मेरी परमिशन के बिना आप मेरा स्पर्म यूज नहीं कर सकती, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। येन कहती है, देखो इसको जरा, देखो इसको, अरे तुम्हें 1200 दिन के दे रही हूँ मैं, लेकिन अगर तुम अपना स्पर्म डोनेट करने के लिए मान जाओगे तो मैं तुम्हें परमानेंटली अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लूंगी और साल के 9 लाख सैलरी मिलेगी, बताओ। 9 लाख सुनकर तो बैन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहता है, ओके मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और चाहिए तो बोलिए। इस तरह एक ही पल में पासा पलट जाता है दोस्तों। फिर और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स पर बैन का साइन लिया जाता है। इतना ही नहीं, उसे क्या करना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सा ड्रेस पहनना अलाउड है, कौन सा नहीं, इस तरह के कई रूल्स बताए जाते हैं। ये इनको लगता है कि इन स्ट्रिक्ट रूल्स को अगर बैन फॉलो करेगा तभी होने वाली औलाद हेल्दी होगी। फिर बैन से मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आती है। बैन के पास क्या बताएं यार, उसके लिए वक्त ही नहीं है, हमेशा अपने भतीजे की सर्जरी के लिए काम करता रहता है, गर्लफ्रेंड के साथ वक्त नहीं बिताता, इसलिए वो भी तंग आ चुकी है और बैन से ब्रेकअप लेके चली जाती है। असिस्टेंट ये सब कुछ दूर से देख रही होती है और बैन फिर अपने इस ब्रेकअप का दुख शराब में डुबोने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसको ड्रिंक करना मना
वाला है। इतने में येन आ जाती है, जिसको देखकर बैन गिड़गिड़ा के सॉरी मैडम गलती हो गई ऐसा वैसा ये बातें करता है। पर येन कहती है अरे कोई बात नहीं यार, तुम आराम से पियो, कहकर वो भी ऑर्डर करके पीना शुरू करती है। लेकिन फिर पता चलता है कि येन तो बैन को उठा ले जाने के लिए आई है, और जब बैन नशे में धुत होता है तो एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और पीछे एक ट्यूब घुसाकर एनिमिया के जरिए पूरी शराब निकाल देते हैं। येन कहती है आइंदा शराब को हाथ भी लगाए ना तो तुम्हें यही याद आना चाहिए। बैन चिल्लाता है कि नहीं मैडम, मैं कभी नहीं पीऊंगा। फिर दोस्तों एक रात येन बैन को कॉल करके अपने घर पे बुलाती है। बैन भी जाता है कि चलो कोई काम होगा, पता नहीं कौन सा अर्जेंट काम आ गया। ये नीचे आ रही होती है तो बैन उसको अच्छे से निहारता है। हाँ, लगता है दोस्तों वो येन को जरा पसंद करने लग गया है। येन कहती है जरा मेरे बेडरूम में तो आओ, और बैन के अंदर उम्मीदें जाग जाती हैं कि चलो कुछ होने वाला है क्या। वैसे भी रात का वक्त है, येन भी अकेली, मैं भी अकेला, और ऊपर से वो बच्चा करना चाहती है, मतलब आज ही मेरी सुहागरात। इस तरह वो बेडरूम में जाकर बेड पे पुशअप्स करने लग जाता है जैसे कि किसी लड़ाई में जा रहा हो। येन कुछ अंदर लेने गई होती है, तो जब वो लौटती है तो पूछती है ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। बैन कहता है मैडम बात ये कि आप बच्चा मांग रही है तो सोचा उसी की तैयारी कर लूं। आपने किसके लिए बुलाया मुझे, उसी के लिए तो बुलाया। अबे घोंचू, मार खाएगा क्या, बल्ब फ्यूज हो गया है, उसको चेंज करने के लिए बुलाया था तुझे, कह कर वो बैन के हाथ में बल्ब थमा देती है और बैन का चेहरा एकदम से 0 वाट का बल्ब हो जाता है। दोस्तों अगले दिन दिखाते हैं तो येन का एक्स उससे मिलने आता है और अपनी गलती के लिए माफी मांग कर कहता है कि प्लीज मुझे बस एक और मौका दे दो। और बैन कार में बैठा ये सब देख रहा होता है। वो वैसे नहीं जानता कि ये येन का एक्स है। येन भी देख लेती है कि बैन उसे देख रहा है, इसीलिए वो उसके सामने हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती और एक्स को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वो फिर से येन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, देखो तुम्हें धोखा देकर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं सुधर चुका हूँ। लेकिन येन कहती है एक बार विश्वास टूट जाए ना उसको जोड़ा नहीं जा सकता, प्लीज निकल जाओ, प्लीज बोल रही हूँ निकल जाओ। लेकिन वो जिद पे आ जाता है और येन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करता है। तब बैन देख लेता है दोस्तों इनको और पूछता है कि मैडम क्या हो गया। येन कहती है इस आदमी को बाहर निकालो। इस पर बैन एक्स को धमकाता है कि क्यों मिस्टर, खुद बाहर जाओगे या फिर लगाऊं जोर का धक्का। वो थोड़ा डर जाता है और बाहर चला जाता है खुद ही। अब धीरे धीरे येन को बैन पर और विश्वास होने लग जाता है कि इसके साथ मैं सेफ हूँ। फिर दोनों एक एल्डर केयर सेंटर जाते हैं जहाँ येन के पिता रहते हैं। उन्हें अल्जाइमर्स डिजीज है दोस्तों, उन्हें कुछ याद नहीं है, ना ही वो येन को पहचानते हैं, कभी कभी तो खुद बच्चे बन जाते हैं। अब येन डॉक्टर से कहती है कि आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को यहाँ लाइए, मैं उनकी फीस देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पापा को ठीक कर दीजिए प्लीज। पर डॉक्टर्स भी कहते हैं कि देखो उनकी कंडीशन ट्रीटमेंट के बाहर है, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सुनकर बेचारी येन काफी परेशान हो जाती है और कहती है ठीक है, लेकिन प्लीज मेरे पापा का अच्छा ख्याल रखना, मैं आपको दोगुनी फीस देने को तैयार हूँ। तो पापा भी कहते हैं मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, प्लीज घर लेके जाओ ना। पर येन कहती है मैं आपको घर नहीं लेके जा सकती, आपको यहीं रहना पड़ेगा। येन की आवाज में गुस्सा और कड़कपन होता है दोस्तों वैसे। तो बहन पूछता है ये क्या कर रही हैं आप, अरे वो कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, उन्हें घर क्यों नहीं लेके जाना चाहती आप। अब येन उसको कहते है कि देखो तुम ना मेरे बारे में जानते हो और ना मेरे पापा के बारे में, इसलिए राय देने की कोशिश मत करो, जिस काम के लिए रखा हुआ है वही करो, कहकर वो ऑफिस चली जाती है। काम के बाद जब येन बाहर आती है तो उसकी कार खड़ी होती है, लेकिन बैन नजर नहीं आता। वो बैन को कॉल भी करती है लेकिन नॉट रीचेबल आता है और गुस्से में येन कैब में घर आती है तो देखती है कि घर में सब कुछ तितर बितर करके रखा हुआ है। दरअसल बैन येन के पापा को घर लेकर आ गया था और लगता है दोस्तों पापा ने घर का ये हाल कर दिया। फिर क्या होना था, येन बरस पड़ती है बैन पे कि तुम्हें ये सब करने का हक किसने दिया। बैन कहता है हक किसने दिया क्या मतलब है, बुजुर्गों को एल्डर केयर सेंटर में छोड़ आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारे पापा हैं, इन्हें अपने से दूर रखकर तुम क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा बताओ। या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया अल्टीमेटली उन्होंने ही दिया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें अनाथ की तरह क्यों छोड़ रही हो। इस तरह वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल और थोड़े कड़क अंदाज में डायलॉग मारना शुरू कर देता है। और अभी तक तो वो येन को मैडम मैडम कह के बुलाता था, लेकिन अब वो तुम पे उतर आता है। येन कहती है तुम इस आदमी के बारे में नहीं जानते बहन, इसने जो किया है उसकी सजा भुगत रहा है ये। वो आगे भी कुछ कहने वाली होती है लेकिन बैन उसे उसकी बातें पूरी करने ही नहीं देता और फिर से शुरू हो जाता है। कहता है देखो ऑफिस में सभी तुम्हें खड़ूस, सेल्फिश, बेरहम कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगता। पर अपने पिता के साथ ये जो तुम कर रही हो ना, वो देखकर तो मुझे भी उनकी बातों पे यकीन होने लग गया है कि वो सही कहते हैं। मुझे ऐसी औरत के साथ काम करना ही नहीं और ना ही मुझे तुम्हारी वो 9 लाख की सैलरी चाहिए। इस तरह कुछ ज्यादा ही अकड़कर बैन चला जाता है दोस्तों। 2 दिन बीत जाते हैं। बैन के फोन पे एक मैसेज आता है जिसको देखकर वो हो जाता है शॉक, क्योंकि बैन ने येन का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर नौकरी छोड़ दी थी। तो अब येन ने पेनल्टी के तौर पर उससे
9 लाख युआन मांगे हैं। बहन हो जाता है आग बबूला और सीधे येन से मिलने पहुंच जाता है और चिल्लाता है कि मैंने तुम्हारे पिता की खातिर 2-4 शब्द क्या कह दिए, तुम मुझ पे पेनल्टी दोगी, 9 लाख मैं कहाँ से लेके आऊंगा। तो येन को हंसी आ जाती है और कहती है जब 9 लाख नहीं दे सकते तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा? उस दिन तुम इतना चिल्लाए, लेकिन क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि मैं अपने पिता से इतनी नफरत क्यों करती हूँ? तुमने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया, ना ही मौका दिया बोलने का। कहकर वो बैन को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि बचपन में मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। मेरी माँ भली औरत थी, लेकिन पापा हद से ज्यादा बुरे। माँ के जीते जी पापा दूसरी औरत के साथ रहने लगे। जब माँ को ये पता चला तो वो पापा से सवाल करने लगी। दोनों में झगड़ा होता रहता था। पापा माँ को मारते पीटते थे और मैं तो क्या करती, डर डर कर ये सब देखती रह जाती थी। पापा ने माँ को इतना टॉर्चर किया ना कि बेचारी माँ ने अपनी जान ले ली, लेकिन उसके बाद भी पापा का रवैया बदला नहीं। वो कई औरतों को घर लाकर मजे करते थे। उन्हें इतना भी लिहाज नहीं था कि बेटी घर में है। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने दूसरे शहर जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। फिर मुझे एक नौकरी मिली और कुछ ही सालों में मैंने अपनी एक कंपनी शुरू की। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने पापा के पास गई और एक लीगल डॉक्यूमेंट पे उनका साइन लिया, जिसमें ये लिखा था ना वो मेरे पापा हैं ना मैं उनकी बेटी, मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं। और पापा ने तुरंत साइन कर दिया। शायद वो भी किसी तरह मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि मैं उनकी खुशी में अड़चन जो बन रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने बिजनेस में बहुत तरक्की की और अभी दोस्तों ये सारी बातें पापा के सामने ही हो रही हैं, लेकिन पापा को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उन्हीं के बारे में येन बातें कर रही है, क्योंकि दिमाग काम ही नहीं कर रहा। फिर येन कहती है कि एक दिन पापा मेरे पास आए और रोने लगे कि मैं अकेला हो गया हूँ, प्लीज मुझे पनाह दो, मैं अक्सर चीजें भूल जाता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे अल्जाइमर डिजीज है, प्लीज मुझे अपना लो बेटा। लेकिन उस दिन मुझे उन पे जरा भी तरस नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ और मेरे साथ जो किया भगवान उसी की उन्हें सजा दे रहा है। लेकिन फिर भी बाप जो ठहरा, इसलिए मैंने उन्हें अपने साथ रखने के बजाय उस एल्डर केयर में छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, उनका पूरा खर्चा मैं उठा रही हूँ। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर बैन को भी बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि जब तुम्हारी माँ मरी थी तभी तुम्हें इस आदमी को भी जहर देकर मार देना चाहिए था। येन कहती है तुम तो बड़ा इमोशनल हो रहे थे ना कि मैं बेरहम हूँ, खड़ूस हूँ, सेल्फिश हूँ, अब क्या हो गया? बैन कहता है देखो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने बस जाने बगैर ही ऐसा कुछ कह दिया। अब मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ पा रहा हूँ। और फिर दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो येन पूछती है अपने बारे में बताओ जरा कुछ, तुम्हें पैसों की इतनी सख्त जरूरत क्यों है? तो बैन भी कहता है मेरा एक बड़ा भाई था जो एक्सीडेंट में चल बसा, उसके बेटे की मैं परवरिश कर रहा हूँ। उसके कानों में कोई दिक्कत है जो सर्जरी से ठीक होगी और उसकी सर्जरी के लिए मुझे पैसे चाहिए बस। वैसे उस दिन तुम्हारे घर जो आदमी आया था वो कौन था? तो येन कहती हो मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन धोखेबाज निकला। बातों ही बातों में दोनों खूब शराब पी लेते हैं। अगले दिन दोस्तों एक दूसरे की बाहों में लेटे होते हैं दोनों। अब येन तो घबरा जाती कहीं नशे में कोई हमने गलत काम तो नहीं कर दिया, लेकिन फिर याद आता है कि दोनों नशे में सो गए थे। वो तुरंत उठकर तैयार हो जाती है और जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर बैन भी तैयार होकर ऑफिस जाता है। तब असिस्टेंट बताती है कि तुम्हें येन मैडम के साथ एक बिजनेस डीलिंग के लिए फ्रांस जाना होगा। सुनकर बैन बड़ा खुश होता है कि चलो घूमना मिलेगा। अगले सीन में दोनों फ्रांस जाते हैं। वो गए तो थे बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन दोनों खूब घूमते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं। येन की बेस्ट फ्रेंड सोफी भी फ्रांस में रहती है दोस्तों। उससे मिलने के लिए दोनों एक जगह पे वेट कर रहे होते हैं और तब बैन को येन निहारने लगती है। लगता है येन को भी बैन अच्छा लगने लग गया है। फिर सोफी आती है और बैन का इनोसेंट नेचर देखकर सोफी को भी लगता है कि बैन येन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बैन के जाने के बाद वो येन से कहती है कि ये बैन बहुत ही फ्रैंक और इनोसेंट है, तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा, उससे शादी करने के बारे में सोच लो। लेकिन येन मानना ही नहीं चाहती कि वो बैन को पसंद करती है। कहती है हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और कुछ नहीं है। असल में येन बैन को यहाँ इसलिए लेकर आई क्योंकि यहाँ पे आईवीएफ करके वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, ताकि किसी और को पता ना चले। आईवीएफ भी हो जाता है। येन अकेली बैठी होती है और तब बैन आता है। येन कहती मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 महीने में मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो अपने पिता के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो बैन जरा येन के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हुए कहता है कि इसमें इतना सोचने की क्या बात है, तुम बच्चे से झूठ तो नहीं बोल सकती, इसलिए क्यों ना हम दोनों मिलकर उस बच्चे की परवरिश करें, कैसा रहेगा? और फिर तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो येन भी कहती है कि ओ ज्यादा चिपकने की कोशिश की तो मार मार कर हड्डी पसली कर दूंगी एक। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था या नहीं? उसमें साफ लिखा हुआ है कि बच्चा होने के बाद तुम बाप होने का हक नहीं जताओगे और कभी भी मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं करोगे। नहीं पढ़ा तो अभी भी पढ़ लो। बहन कहता है कॉन्ट्रैक्ट भी कोई पढ़ने की चीज है क्या? मैंने तो स्कूल में उतने पन्ने नहीं पढ़े जितने उस कॉन्ट्रैक्ट में है, और अब तुम कह रही हो तो चलो जो लिखा है ठीक होगा, मैं बाप का हक नहीं जताऊंगा, बस समझी? तुम बच्चे से बस ये बोल देना कि बेटा तुम्हारा बाप मुझसे मिलने आ रहा था, रास्ते में एक लॉरी के नीचे आ गया फिर मर गया। या फिर ये कह देना कि तुम्हारा बाप बाथरूम में फिसलकर सर के बल गिर गया, उसका टकला सर फट गया और वो मर गया। ऐसा कोई कॉमेडी सीन बताकर मामले को निपटा देना। येन को आ जाती है हंसी, लेकिन फिर भी टाइम पास करने के लिए वो बैन से कहती है इससे बेटर कोई स्टोरी बताओ ना। दरअसल बैन एक स्काई डाइवर था दोस्तों, और दूसरों को ट्रेन भी करता था। एक बार वो किसी को ट्रेन कर रहा था और बैन की छोटी सी लापरवाही की वजह से एक आदमी नीचे गिरकर मर गया। उस बात का बैन को आज तक पछतावा है। बैन वही कहानी बताने लग जाता है और बहुत
इमोशनल होता है बताते-बताते। येन को भी बुरा लग जाता है कि हमेशा खिलखिलाकर बात करने वाले आदमी को उसने दुखी कर दिया। वो बैन को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन बैन कहता है मुझे नींद आ रही है और वो जाकर सो जाता है। येन उसका दर्द समझ पाती है दोस्तों। अगले सीन में एक पार्टी होती है बढ़िया, क्योंकि येन हो गई है प्रेग्नेंट और उसी का सेलिब्रेशन है ये। सोफी और दूसरे फ्रेंड्स भी आए होते हैं और बैन और येन अपना कॉन्ट्रैक्ट भूलकर एक हैप्पी कपल की तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। खुशी के मारे बैन कहता है अगले 10 महीने में तुम्हारा मैं इतना ख्याल रखूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा, तुम्हें देख लेना। काफी फिल्मी डायलॉग मारता है, लेकिन बैन के मुंह से ये सुनकर येन उससे सच में प्यार करने लग जाती है। और तो और उसे बच्चों के साथ बच्चा बनकर खिलते हुए देखकर तो उसे यकीन हो जाता है कि यही मेरे बच्चे का पापा बन सकता है। उसकी इन फीलिंग्स को सोफी भी पकड़ लेती है और कहती है मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, देरी मत करो, तुम खुद जाकर उसे प्रपोज कर दो। येन भी प्रपोज करने का फैसला कर लेती है। पार्टी के बाद मेहमान चले जाते हैं और बैन और येन घर पे अकेले होते हैं। तो येन अपने कमरे में होती है और नर्वस भी कि बैन से कैसे इस बारे में बात करूं। तभी कमरे के बाहर बैन की आहट को सुनकर वो और नर्वस हो जाती है कि शायद बैन भी मुझे प्रपोज करने आया होगा, और फिर हिम्मत जुटाकर वो खुद जाकर बात करने का फैसला करती है और खोलती है दरवाजा। लेकिन तब पता चलता है कि बैन को बड़ी भूख लगी थी और वो खाना खाने आया था, ना कि येन को प्रपोज करने। बेचारी डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसको मेरे लिए प्यार वाली फीलिंग्स है ही नहीं। ऊपर से उसका ईगो भी उभर आता है कि मैंने तो बिना किसी मर्द के सहारे अपनी पूरी लाइफ जीने की ठानी थी, मैं उसी फैसले पे अड़ी रहूंगी। यही सब सोचकर वो फिर से दरवाजा बंद कर लेती है और बैन को अपनी फीलिंग्स नहीं बताती। और अगले ही दिन दोस्तों बैन को वापस चाइना भेजने की बात करती है। तो बैन की समझ नहीं आता अचानक क्या हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दोनों यहाँ तब तक रहेंगे जब तक येन बच्चे को जन्म नहीं दे देती, फिर दोनों वापस जाएंगे और येन सभी को ये बताएगी कि उसने एक बच्चे को गोद ले लिया है। लेकिन अब अचानक येन का बदला हुआ फैसला बैन को गुस्सा दिला देता है और तो और येन बैन से बात तक नहीं करना चाहती और बैन समझ जाता है कि येन मुझसे प्यार करने लगी है लेकिन कह नहीं पा रही है, इसीलिए मुझे अपने से दूर कर रही है। पर येन दोबारा प्यार में पढ़कर फिर से धोखा नहीं खाना चाहती। बैन गुस्से में वापस चला जाता है चाइना। कुछ ही दिनों में बैन अपने भतीजे की सर्जरी करवा देता है और अब वो सुन सकता है दोस्तों, उसके कान ठीक हो गए। बैन की भाभी भी बड़ी खुश होती है और अब बैन को तसल्ली होती है कि चलो काम तो हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते हैं बैन को येन की यादें सताने लग जाती है, बहुत ही मिस करता है वो उसे। फिर वो अपने होने वाले बच्चे के लिए एक फ्यूचर लेटर लिखकर भेजता है फ्रांस में। उस लेटर को डिलीवर करने के लिए एक आदमी बाइक पर आता है जिसको देखकर येन को लगता है शायद बैन आ रहा है, मतलब वो भी बैन को बहुत मिस कर रही थी। वो लेटर खोलकर पढ़ती है। बैन ने इमेजिन किया था कि येन को लड़की पैदा होगी और इसीलिए उसने अपनी बेटी के लिए ये लेटर लिखा होता है। लेटर पढ़कर येन होती बहुत इमोशनल और उसे बैन की बहुत याद आ जाती है। अब इसके कुछ महीने के बाद बैन को सोफी का आता है मैसेज कि इमरजेंसी है, तुम प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ। बैन भी फ्रांस में सोफी के घर जाता है जहाँ येन रह रही थी वहीं पे। लेकिन ये क्या दोस्तों, वहाँ पे येन नहीं होती। बैन पूछता है तो सोफी बताती है कल रात से येन गायब है। बेचारा बैन घबरा जाता है। वो कार में उसको ढूंढने जाते हैं और तब सोफी बताती है 5वें महीने में येन का अबॉर्शन हो गया था। येन ये बात सह नहीं पाई और डिप्रेशन में चली गई। उसने खुद की जान लेने की कोशिश भी की। सोफी ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की दोस्तों, लेकिन बात नहीं बनी और येन हमेशा बड़बड़ाती रहती थी कि मेरा बच्चा खो गया, बच्चा खो गया। इस बात को हुए 1 महीना हो चुका है और कल रात से वो गायब है। फिर तो वो येन को हर तरफ ढूंढते हैं। आखिरकार उसे एक पहाड़ के ऊपर देख लेते हैं। लगता है वो नीचे कूदकर अपनी जान देने वाली है। बैन अकेला उससे बात करने जाता है ताकि सबको देखकर येन कोई गलत कदम ना उठा ले। बैन को देखकर वो भी पीछे नहीं हटती और कहती है मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया, मैं जी नहीं सकती, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन बैन धीरे धीरे उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख नहीं है, वो बच्चा मेरा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी जिंदगी खत्म कर दें। लेकिन वो कहती है मेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से बच्चा गिर गया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि मैं फिर कभी माँ भी बन पाऊंगी कि नहीं। पर बैन उसको समझाता है कि जिंदगी में कुछ भी खो जाए पर उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लाइफ हमारी परीक्षा लेती रहेगी हमेशा और उन परीक्षाओं को हमें फेस करना सीखना होगा। एक आदमी ने तुम्हें धोखा क्या दे दिया, तुम सभी को उसी नजरिए से देखोगी क्या? बच्चा खो देना बहुत बड़ा दुख जरूर है, हमें धीरे धीरे उस दुख से बाहर निकलना है। हम दोनों को मिलकर लाइफ को फेस करना है। तुम अकेली नहीं हो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। लेकिन येन तब भी उदास ही रहती है दोस्तों। तब बैन बताता याद है उस दिन मैंने तुम्हें बताया था स्काई डाइविंग ट्रेनिंग के दौरान मेरी छोटी सी लापरवाही की वजह से एक आदमी की जान चली गई थी। वो आदमी मेरा भाई था, तुम्हें पता है। मेरी वजह से मेरा सगा भाई मेरी आंखों के सामने मर गया और शायद तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि मुझे कैसा गिल्ट फील हुआ और उसी गिल्ट के बोझ को ढोते ढोते मैं जी रहा हूँ। उस दिन जब बैन येन को कहानी सुना रहा था तो येन को बैन का दर्द महसूस हुआ था, इसीलिए वो भी अपने दुख से जूझकर उसे बाहर निकालने की सोचती है। तो बैन उसके पास जाकर कहता है अगर अब भी तुम्हारा इरादा नहीं बदला तो ठीक है, तुम कूदना ही चाहती हो ना,
चलो दोनों मिलकर कूद जाते हैं, कहकर वो येन को कस के पकड़कर नीचे कूद जाता है। येन के फ्रेंड्स घबरा जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, लेकिन बीच हवा में पैराशूट खुलता है। दरअसल बैन येन को इम्प्रेस करने के इरादे से बैग में पैराशूट लेके आया था, लेकिन येन की हालत देखकर उसने इस सिचुएशन में पैराशूट का इस्तेमाल किया था। और अब येन सच में अपना फैसला बदल लेती है और उसके अंदर जीने की उम्मीद जाग जाती है। हवा में उड़ते उड़ते येन बैन को कस के लिपट लेती है। बैन कहता है जरा आंखें खोलकर नीचे देखो ना, कितना अच्छा नजारा है। लेकिन येन को नीचे देखने में डर लगता है। नीचे लोग जमा हो जाते हैं और हैरान भी कि एक ही पैराशूट में कपल उड़ रहे हैं। आखिर ये लोग लैंड करते हैं तो भीड़ उनको घेर लेती है और यहाँ सभी के सामने एक दूसरे को वो किस करते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि बैन और येन की शादी हो चुकी है और उनकी दो अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल बेटियां हैं दोस्तों, वो भी जुड़वा। उन दोनों को मैनेज करने में इन दोनों की हवा निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने इस छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। और इसी के साथ, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको स्टोरी कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।